साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित, और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में बात करने वाले। देखिए जरा किसके संदर्भ में बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसके बारे में बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के कैसे नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात जिसे मैं क्या कह सकता हूं, डीपीएसपी। क्या कह सकता हूं, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए साथियों, सबसे पहले बात आती है नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित हैं और भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल यानी अनुच्छेद में उल्लेखित हैं, वो ध्यान में रखना है। देखिए जरा भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में बात करें। कौन से भाग, भाग 4, और भाग 4 के अनुच्छेद के बारे में बात करें तो आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के कर्तव्य हैं। किन के कर्तव्य हैं, राज्य के कर्तव्य हैं कि देश में जब भी नई नीतियों का निर्माण करे, राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियों का क्या करे, निर्माण करे, जिसे एक अच्छे लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हो सके, स्थापना हो सके। ये राज्य के निर्देशित उपकरण कह सकते हैं या राज्य के निदेशक तत्व कह सकते हैं, या फिर इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। देखिए साथियों, सबसे पहले बात आती है कि ये कहां से ग्रहण किए गए। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए, तो आपको ध्यान में रखना है कौन से देश से ग्रहण किए गए, आयरलैंड से। कौन से देश से ग्रहण किए गए, आयरलैंड से ग्रहण किए गए। लेकिन अगर आयरलैंड विकल्प में नहीं आए और 1935 का भारत शासन अधिनियम आ जाए तो भी आपको सही करना है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर आयरलैंड विकल्प में नहीं आए और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किए गए और आयरलैंड विकल्प में नहीं हो और आयरलैंड की जगह 1935 का भारत शासन अधिनियम आ जाए तो भी आपको क्या करना है, सही करना है। क्यों सही करना है, क्योंकि सुनिएगा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, कौन सा, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस 1935 के भारत शासन अधिनियम में इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निर्देशित उपकरण के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनेगा मैं क्या कह रहा हूं, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको राज्य के निर्देशित उपकरण के नाम से जाना जाता था। किसमें, 1935 के अधिनियम। और आप सभी को पता होगा कि 1935 के अधिनियम से हमने जो है लगभग 250 आर्टिकल हूबहू भारतीय संविधान में जोड़े गए, और उसमें कुछ परिवर्तन तो क्या हो, लेकिन लगभग ऐसे अपन कह सकते हैं लगभग 200 अनुच्छेद, 250 आर्टिकल जो हैं ये भारतीय संविधान में उल्लेखित किए गए। तो जब 1935 का अधिनियम आया, उस 1935 के अधिनियम में राज्य के निर्देशित उपकरण के नाम से इन नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान पहले से था। अब 1935 के अधिनियम में कहां से आया, ये अपन कह सकते हैं आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, तो इसमें आयरलैंड करना है, लेकिन अगर आयरलैंड नहीं हो तो 1935 का भारत शासन अधिनियम भी कर सकते हैं। और इस 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसको किसके नाम से जाना जाता था, राज्य के, किसके नाम से, राज्य के निर्देशित उपकरण के नाम से। किसके नाम से जाना जाता था, राज्य के निर्देशित उपकरण के नाम से जाना जाता था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं कह रहा हूं नए सिरे से पढ़ रहे हैं, मतलब नए सिरे से पढ़ रहे हैं, मतलब पॉलिटी में आपको संविधान से संबंधित ऐसे बहुत सारे नए तथ्य आप लोगों को बताने जा रहा हूं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आज से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए, लेकिन अब से दो बातें ध्यान में रखनी है, आयरलैंड भी सही करना है, लेकिन अगर आयरलैंड नहीं हो और प्रश्न ये पूछे कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको 1935 के भारत शासन अधिनियम में किस नाम से जाना जाता था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसे राज्य के निर्देशित उपकरण के नाम से जाना जाता था। क्लियर है बात। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के पोषक हैं। कौन से, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के पोषक।
सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के पोषक। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के पोषक कौन है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और राजनीतिक लोकतंत्र के पोषक किसको कहा जाता है? राजनीतिक लोकतंत्र के पोषक कहा जाता है भारतीय संविधान के भाग 3 को। तो मैं तुलनात्मक रूप से भी बताने वाला हूं कि भाग 3 और भाग 4 में क्या तुलनात्मक रूप से आपको ध्यान में रखना है। अंबेडकर साहब ने इनके संदर्भ में बड़ी स्पष्ट बात कही थी कि बिना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र की कल्पना करना भी निरर्थक है। यानी बिना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र संभव नहीं है। इस हेतु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना बेहद ज्यादा आवश्यक है। तो इसके संदर्भ में अंबेडकर साहब ने क्या कहा वो भी आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि बिना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र की कल्पना करना संभव नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र की कल्पना करना संभव नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, संभव नहीं है। अर्थात जब राजनीतिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी स्थापित किया जाना बेहद आवश्यक है। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि समाज के जो सामाजिक आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। साथ ही आर्थिक लोकतंत्र को अपन कह सकते हैं, आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है सभी को समान अवसर मिले, भले ही वो रोजगार के क्षेत्र में हो, भले ही शिक्षा के क्षेत्र में, और समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रयास किया जाए। फिर से मैं वही लाइन रिपीट करूंगा कि एक अच्छे लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यकों की हुकूमत नहीं है। एक अच्छे लोकतंत्र का मतलब किनका? अल्पसंख्यकों का पोषण है, और अल्पसंख्यकों की जो है हितों की अभिवृद्धि करना, उनके हितों का क्या करना है? संरक्षण करना है। और राजनीतिक लोकतंत्र तभी संभव है जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या होगा? अच्छा होगा। और बिना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र की कल्पना करना भी संभव नहीं है। ये बात किन्होंने कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कौन से भारतीय संविधान के कौन से भाग के संदर्भ में? भाग 4 के संदर्भ में। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको जो है भाग 4 को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कहा जाता है। ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य, कौन सा राज्य? लोक कल्याणकारी राज्य का पोषक है। लोक कल्याणकारी राज्य का क्या है? पोषक है। सबसे पहले तो बात आती है लोक कल्याणकारी राज्य है क्या। मैं कह रहा हूं शब्दों से परिचित होना आवश्यक है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है ऐसा राज्य जिसमें नागरिकों के लिए गर्भ से लगाकर कब्र तक की सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। ऐसे राज्यों को मैं लोक कल्याणकारी राज्य कहता हूं। 2 प्रकार के राज्य होते हैं। एक तो पुलिस राज्य। पुलिस राज्य में न्याय होता है, पुलिस राज्य में राजस्व से संबंधित, कानून व्यवस्था से संबंधित बात होती है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य में ये तो होता ही होता है, साथ में नागरिकों के लिए बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी राज्य समय समय पर क्या करवाता है? उपलब्ध करवाता है। और भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के संदर्भ में जो बात है, ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित की गई है? भाग 4 में। तो यहां पर आप क्या ध्यान में रखना है? लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापना करने का पोषक भारतीय संविधान का कौन सा भाग कहा जाता है? भाग 4। देखिए जरा राज्य के संदर्भ में बात करें तो मैंने आप लोगों को कहा एक तो है पुलिस राज्य। कौन सा राज्य? पुलिस राज्य। और दूसरा जो राज्य है जिसको अपन क्या बोलते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य। कौन सा राज्य? पुलिस राज्य। और दूसरा कौन सा? लोक कल्याणकारी राज्य। देखिए जरा मैं बात करूं पहले कौन से राज्य की? पुलिस राज्य के संदर्भ। तो पुलिस राज्य में क्या होगा? पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था होगी। कौन सी व्यवस्था होगी? कानून व्यवस्था होगी, अच्छी होगी। पुलिस राज्य में न्याय होगा और पुलिस राज्य में राजस्व से संबंधित व्यवस्था होगी। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य में क्या होगा? लोक कल्याणकारी राज्य में गर्भ से लगाकर कब्र तक, अपने गर्भ से लगाकर कब्र तक की व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। और जब आप भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़ेंगे और भाग 4 में जैसे जैसे अपन आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, आप कहेंगे ये तो बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था है।
अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो भारत जो है एक बढ़िया बेहतर लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो सकते हैं। और इसके संदर्भ में सरकार समय समय पर प्रयास भी करती है। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं इसके संदर्भ में, वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा, सबसे पहले अपन बात करें तो आपको यहां क्या ध्यान में रखना है। आर्टिकल 42 जब आप देखते हैं ना, आर्टिकल 42 ये भाग 4 के संदर्भ में बात कर रहा हूं। आर्टिकल 42 में बात की गई है कि राज्य जो है प्रसूति सहायता के संबंध में उपबंध बनाएगा। प्रसूति सहायता के संबंध में क्या बनाएगा? उपबंध बनाएगा। ये प्रसूति सहायता का मतलब गर्भ के समय की बात हो रही है। दूसरा देखिए, इसके बाद आर्टिकल जब आप 45 देखते हैं ना, तो आर्टिकल 45 में है 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम बच्चों हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 6 वर्ष से कम बच्चों हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन की राज्य क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। अगला देखिए जरा, इसके बाद जब आप आर्टिकल 39 देखते हैं तो आर्टिकल 39 में बच्चों के गरिमापूर्ण वातावरण की बात की गई है। बच्चों के लिए कैसा वातावरण उपलब्ध करवाया जाए? गरिमापूर्ण। बच्चों के लिए कैसा वातावरण उपलब्ध करवाया जाए? गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। कौन सा? आर्टिकल 39। अगला देखिए जरा, आगे अपन बात करें तो अगला आप ध्यान में रख सकते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में किसकी व्यवस्था की गई है? काम की व्यवस्था। आर्टिकल 41 में काम के साथ शिक्षा की व्यवस्था बात की गई है। आर्टिकल 42 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 42 में कहा कि काम के लिए मानवोचित दशा होनी चाहिए, मानवोचित दशा होनी चाहिए। और आर्टिकल में बात करूं किन की, तो आर्टिकल 39 में फिर से कहूंगा, आर्टिकल 39D जब आप देखते हैं तो आर्टिकल 39D में समान कार्य समान वेतन की बात की गई है, समान कार्य समान वेतन की बात की गई है। ये कुछ ऐसी बातें हैं, जन्म से लगाकर कब्र तक का मतलब है सबसे पहले जन्म के समय प्रसूति सहायता के संदर्भ में, फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो 6 साल से पूर्व जो है उनके लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। इसके बाद बच्चा जब स्कूल के बाद जो है उनके लिए शारीरिक और मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास किस प्रकार से हो, उनके लिए गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। उसके बाद में बच्चे के लिए, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, वयस्क हो जाए, तो उसके लिए काम की व्यवस्था की जाए, काम के लिए मानवोचित न्याय संगत दशा की व्यवस्था दी जाए, काम के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था की जाए, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए, साथ ही कृषि और पशुपालन के संदर्भ में वैज्ञानिक एवं उन्नत तकनीकें अपनाई जाए। ये सारे किसके प्रावधान हैं? ये सारे लोक कल्याणकारी राज्य के प्रावधान हैं। और संविधान सभा में जब भाग 4 के बारे में बात हो रही थी तो भाग 4 के संदर्भ में, आलोचनाओं के संदर्भ में मैं बात करूंगा। भाग 4 के संदर्भ में जब बात हो रही थी तो उस समय एक संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो बातें ये भाग 4 में उल्लेखित की गई हैं और ये अगर वास्तविक रूप में सरकार और राज्य इनको लागू कर दे तो भारत स्वर्ग से कम नहीं होगा। यानी इसको अगर सही ढंग से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर जो हैं भाग 4 में जो राज्य के निर्देशित उपकरण दे रखे हैं, जो राज्य के कर्तव्य हैं, इनको सही ढंग से लागू कर दें तो भारत स्वर्ग से कम नहीं होगा, ऐसा कहना था संविधान सभा में। ठीक है, उनका नाम मैं अभी नहीं बता रहा, नाम मैं तब बताऊंगा जब इन संविधान सभा की इस राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना के बारे में बात करूंगा। उस समय बहुत सारे विद्वान थे। ठीक है, 5-6 इसके संदर्भ में कोटेशन पूछे जाते हैं कि किन्होंने कहा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व बैंक के उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। किसने 9 वर्ष के संकल्प प्रस्तावों के बारे में कहा? किसने कहा ये तो स्थायी भावनाओं का स्थायी कूड़ागर है? और उसी के संदर्भ में जब बात करेंगे तब मैं इसको वापस से वहां पर रिपीट करूंगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, और ये सारी बातें भारतीय संविधान में उल्लेखित की गई। आर्टिकल जब 38 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल देखते हैं? आर्टिकल 38 देखते हैं तो आर्टिकल 38 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, किन के लिए? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य नागरिकों को क्या उपलब्ध करवाएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी राज्य क्या करेगा? व्यवस्था करेगा, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हो सके? स्थापना हो सके। तो दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइएगा जरा भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य का पोषक है या जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने की बात कही गई है? कौन सा भाग करेंगे? भारतीय संविधान का भाग 4। अगला देखिए जरा, भारतीय संविधान के भाग 4 को
भारतीय संविधान के भाग 4 को गांधीवादी दर्शन से प्रेरित माना जाता है। गांधीवादी दर्शन से प्रेरित, भारतीय संविधान के भाग 4 को गांधीवादी दर्शन से प्रेरित माना जाता है। ये क्यों माना जाता है, इसके भी पीछे कारण है। गांधीवादी जो थॉट थी, गांधीयन जो विचारधारा थी, इनके बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान के भाग 4 में अपने को उल्लेखित मिलते हैं। गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्वराज्य, गांधी जी का क्या सपना था, ग्राम स्वराज्य अर्थात गांव मजबूत बने, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है ये ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। किसका गठन करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। आर्टिकल 40 जो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। गांधी जी का सपना था कि लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित हो। कौन से, लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित हो, लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित हो, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 43 में लघु एवं कुटीर उद्योगों को स्थापित करने की बात की गई है। आर्टिकल 47 में लिखा गया है कि मदिरा पर प्रतिबंध लगा जाए। गांधी जी का स्पष्ट, जब आप गांधीयन विचारधारा पढ़ते हैं तो उसमें गांधी जी जो हैं मदपान की निषेध करने की बात करते हैं, और मदिरा पर प्रतिबंध लगाने की बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 में की गई है। गांधी जी का सपना था कि गौ हत्या पर रोक लगे। किस पर रोक लगे, गौ हत्या पर रोक लगे, और गौ हत्या पर प्रतिबंध जैसे प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किए गए, आर्टिकल 48। ये सारे के सारे भारतीय संविधान के कौन से भाग से संबंधित हैं, ये सभी की सभी भाग 4 से संबंधित हैं। अर्थात गांधीवादी दर्शन से प्रेरित भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, भाग 4 है। आजकल यहां से अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सीधे आर्टिकल नहीं पूछे जाएंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी दर्शन से प्रेरित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी दर्शन से प्रेरित नहीं है। आपको ये ध्यान है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो सारे के सारे आपको ध्यान में रखना है कि कहां से किसी प्रकार का, मैं कह रहा हूं आजकल सीधे आर्टिकल वाइज प्रश्न नहीं पूछे जा रहे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 1935 के अधिनियम में इसे राज्य के निर्देशित उपकरण के नाम से जाना जाता था। दूसरा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई, तो लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो आपको ध्यान में रखना है। फिर मैंने कहा गांधीवादी दर्शन से प्रेरित, तो गांधीवादी दर्शन से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। अभी कौन से संदर्भ, कौन से भाग के संदर्भ में बात करें अपन, भाग 4, और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 को लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में बात कर सकते हैं, भाग 4 गांधीवादी दर्शन से प्रेरित हैं, और भाग 4 जो हैं ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं, और साथ ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की पोषक माने जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात भी भारतीय संविधान का कौन सा भाग कर रहा है, भाग 4 कर रहा है। अगली बात करें तो भाग 4 के संदर्भ में बात करें तो ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी प्रकृति है गैर न्यायोचित। इनकी प्रकृति कैसी है, गैर न्यायोचित है। और गैर न्यायोचित का मतलब है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, या मैं इसको कह सकता हूं ये कैसे हैं, अवाद योग्य। एक ही बात है तीनों, कौन कौन सा, गैर न्यायोचित कह दें, या फिर न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, या फिर अवाद योग्य, तीनों एक ही हैं। लेकिन इसमें कारण सुनिएगा, गैर न्यायोचित का मतलब या फिर न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या फिर अवाद योग्य होने का मतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में ये जो डीपीएसपी लिख रखे हैं, भाग 4 में जो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिख रखे हैं, इनको अगर राज्य लागू नहीं करे, ध्यान से सुनिएगा, भाग 4 में ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित किए गए हैं, राज्य इन्हें लागू नहीं करे, राज्य इन्हें लागू नहीं करे तो न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि भाग 3 के बारे में जब अपन पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, तो मैंने कहा कि राज्य अगर मौलिक अधिकारों को लागू नहीं करे या मौलिक अधिकारों का हनन हो
तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रीट जारी की जा सकती है। ये जो भाग 4 में जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, इनमें ये राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य इनको लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और अगर राज्य इनको लागू नहीं करता है, इनको लेकर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसी को अपन क्या बोलते हैं, गैर न्यायोचित। उसी को क्या बोलते हैं, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं, और इसी को क्या बोलते हैं, अवाद योग्य। यानी ये जो प्रावधान कर रखे हैं, ये जो प्रावधान कर रखे हैं, अगर राज्य लागू नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको लेकर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे आपको पता होगा, कई राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात की जा रही है, कई में है ही नहीं गौ हत्या पर प्रतिबंध। कई स्टेट में मदिरा पर रोक लगाई गई है, कई राज्यों में नहीं है। ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। समान कार्य समान वेतन अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो इसको लेकर अपन न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये 3 शब्द लिखे हैं, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना, तीनों एक ही हैं। गैर न्यायोचित कह दें, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय कह दें, या फिर अवाद योग्य कहते हैं। एक ही मतलब समझना है कि राज्य इन्हें लागू नहीं करें तो न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य इन्हें लागू नहीं करे तो न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को, और उसके बाद अपन एक एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। देखिए जरा, भारतीय संविधान के भाग 3 के संदर्भ में बात करें, और दूसरी किसके संदर्भ में बात करेंगे अपन, भारतीय संविधान के भाग 4, भाग 3 और भाग 4। देखिए जरा, भाग 3 के संदर्भ में बात करें तो भाग 3 में किन का उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकारों का। किन का उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकारों का। इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो आपको पता होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला देखिए जरा, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो हैं, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो हैं 12 से लगाकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक, और इनके अनुच्छेद की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक। आगे देखिए जरा, ये कहां से लिए गए थे, तो ये जो ग्रहण किए गए हैं अमेरिका से। कहां से ग्रहण किए गए हैं, अमेरिका से। और ये कहां से ग्रहण किए गए हैं, तो ये ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। कहां से ग्रहण किए गए हैं, आयरलैंड से। दूसरा देखिए जरा, अगला आपको ध्यान में रखना है, इनकी जो प्रकृति है ये वाद योग्य है। कैसे है ये, वाद योग्य है, या फिर मैं इसके कहूं इनकी प्रकृति न्यायोचित है। कैसी है, न्यायोचित है। ये कैसे हैं, तो ये अवाद योग्य है, अवाद योग्य है। और अवाद योग्य होने के साथ में अपन कह सकते हैं कि इनकी प्रकृति जो है ये गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। अगला देखिए, ये जो है ये सामाजिक लोकतंत्र की, ये जो है राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र के पोषक हैं, राजनीतिक लोकतंत्र के पोषक हैं। और ये किन के, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, कौन से, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के पोषक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के पोषक। अगला देखिए जरा, ये जो हैं ये व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं। और ये जो हैं ये सामूहिक हितों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सामूहिक हितों की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं, सामूहिक हितों की। अगला देखिए जरा, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार हैं, नागरिकों के क्या है, अधिकार हैं। और ये जो नागरिकों के अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होंगे। किनके विरुद्ध प्राप्त होंगे, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होंगे। जबकि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य के क्या है, कर्तव्य। क्लियर है बात, बस इसी प्रकार से पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के संदर्भ। देखिए जरा, वापस से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान के भाग 3 का पूछे, भाग 3 में किसका उल्लेख है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है।
भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दूसरा देखिए, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। अगला देखिए, ये अमेरिका से ग्रहण किए गए, ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए, साथ ही 1935 के अधिनियम में से राज्य के निर्देशित उपकरण के नाम से भी जाना जाता था। इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, ये वाद योग्य है, मतलब अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका में जा सकते हैं। इनकी प्रकृति अवाद योग्य है, मतलब ये गैर न्यायोचित है। अगला देखिए, ये राजनीतिक लोकतंत्र के पोषक हैं, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के पोषक हैं। अगला देखिए जरा, ये व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं, ये सामूहिक हितों की बात करते हैं। ये व्यक्तिगत, वो सामूहिक, ये नागरिकों के अधिकार है, ये राज्य के क्या है, कर्तव्य है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा और लंबे समय तक क्या रहेंगे, याद रहेंगे। अब देखिए जरा एक एक आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 में दी गई है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में क्या लिखा गया है, राज्य की परिभाषा। साथियों, राज्य की परिभाषा के बारे में आपने कहीं पहले और पढ़ा है, कहां पढ़ा है, भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 के बारे में जब पढ़ा था तो आर्टिकल 12 में भी राज्य की क्या दे रखी थी, परिभाषा दे रखी। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा और आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा। क्या अलग है दोनों? नहीं, दोनों एक ही हैं। आर्टिकल 36 में यह लिखा है कि राज्य की परिभाषा का मतलब वो समझा जाए जो भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 में है। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 36 में क्या लिखा है, आर्टिकल 36 में लिखा गया है कि राज्य की परिभाषा का तात्पर्य, राज्य की परिभाषा का तात्पर्य संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में 3 के अनुच्छेद, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित परिभाषा से है। यानी जो परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है वो की वो परिभाषा आर्टिकल 36 में समझा जाए। वापस रिपीट नहीं हुई है, जो 12 में है वही इसमें समझा जाए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, 12 में क्या लिखा है। 12 में आपने पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार एवं संसद, केंद्र सरकार एवं संसद, केंद्र सरकार एवं संसद। दूसरा देखिए, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, राज्य सरकार एवं विधानमंडल। और तीसरा मैंने बताया था स्थानीय प्राधिकारी। कौन से? स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी। ये सभी के सभी राज्य की परिभाषा में क्या है भाई, शामिल है। ये राज्य की परिभाषा में क्या है, शामिल है। तो इसमें भी राज्य की परिभाषा का मतलब क्या होगा, इसमें भी राज्य की परिभाषा का मतलब केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के साथ में संसद। इसमें राज्य की परिभाषा का मतलब होगा राज्य सरकार और राज्य सरकार के साथ में विधानमंडल। और इसमें राज्य की परिभाषा का मतलब होगा स्थानीय प्राधिकारी, इसमें भी राज्य का मतलब होगा स्थानीय प्राधिकारी। तो पहले राज्य को परिभाषित करना आवश्यक है। आप कहेंगे राज्य को परिभाषित करना क्यों आवश्यक है, वो सुन लीजिए। इनमें तो इसलिए आवश्यक था क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं, कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार जो हैं ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते थे, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते थे, तो राज्य को परिभाषित करना आवश्यक था। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते थे तो फिर राज्य को परिभाषित करना आवश्यक था। और यहां पर इसलिए आवश्यक हो गया कि ये जो हैं ये राज्य के कर्तव्य हैं। ये किनके कर्तव्य हैं, ये राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य के क्या है, कर्तव्य हैं। और जब राज्य के कर्तव्य हैं इसका मतलब यहां राज्य को परिभाषित करना क्या है, आवश्यक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्यों, कारण पता होना चाहिए। राज्य को डिफाइन करना, परिभाषित करना क्यों आवश्यक समझा गया, क्योंकि राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते थे जबकि ये राज्य के कर्तव्य हैं। दोनों में राज्य का मतलब क्या समझा जाए, इसीलिए इनको परिभाषित करना आवश्यक महसूस किया गया। साथियों, अपन राज्य का मतलब सामान्यतः क्या समझ लेते हैं, अपन राज्य का मतलब समझ लेते हैं राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ये राज्य नहीं है। संविधान के अनुसार राज्य का मतलब है केंद्र सरकार और संसद, संविधान के अनुसार राज्य का मतलब है राज्य सरकार और विधानमंडल, और संविधान के अनुसार राज्य का मतलब है स्थानीय प्राधिकारी। क्लियर है बात।
आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा उल्लेखित की गई है। अगला आर्टिकल देखिए जरा, आर्टिकल 37 के बारे में बात करें। अनुच्छेद कौन सा? 37। आर्टिकल 37 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 37 में लिखा गया है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनकी प्रकृति या राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, और गैर न्यायोचित होने का मतलब मैंने बता दिया, इनको लेकर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। और दूसरा लिखा गया है कि राज्य जब भी नई नीतियों का निर्माण करेगा, नई नीतियों का निर्माण करेगा, इन नीति निर्देशक तत्वों को, इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां निर्माण की जाएगी। इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। ये आर्टिकल 37 में। तो 37 में आपको दो बातें ध्यान में रखनी। पहली कौन सी? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में लिखा गया है कि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित होगी? आर्टिकल 37। स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित होगी, मतलब इसको लेकर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। और दूसरा स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि राज्य जब भी नई नीतियों का निर्माण करेगा, इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों ही कौन से आर्टिकल में लिखे गए? अनुच्छेद 37 में लिखे गए। इसके बाद आर्टिकल 38 के बारे में बात करें। अनुच्छेद 38। तो 38 में आपको दो बातें ध्यान में रखनी। कितनी बातें ध्यान में रखनी है? दो बातें। एक तो 38 के संदर्भ में मूल संविधान में थी, एक तो 38 के संदर्भ में मूल संविधान। और मूल संविधान का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब 38 में एक बात उल्लेखित थी। और एक जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में जोड़ी गई। क्लियर है बात? अब देखिए जरा, मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में प्रावधान किया गया था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य नागरिकों के लिए, राज्य नागरिकों हेतु क्या उपलब्ध करवाएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा। क्या उपलब्ध करवाएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ध्यान से सुनिएगा, इन न्याय के संदर्भ में पहले कहीं अपने और पढ़ा था, जब भारतीय संविधान की प्रियम्बल के बारे में बात किया था तो फिर से वहां पर न्याय का उल्लेख किया था। और आर्टिकल 38 में भी कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? आर्टिकल 38 में भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा। तो न्याय के संदर्भ में दो बातें ध्यान में रखनी है। प्रियम्बल में न्याय का प्रावधान किया गया है और प्रियम्बल के साथ में आर्टिकल 38 में भी 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। क्या होते हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय? थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब होता है, सबसे पहले सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में सामाजिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, न तो जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न वंश के आधार पर और न जन्म स्थान के आधार पर। समाज में जो ऊंच नीच की भावना है, समाज में जो अस्पृश्यता है, समाज में जो छुआछूत है, सभी एक प्रकार से क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय। कौन सा न्याय बोलते हैं? सामाजिक न्याय। दूसरा न्याय कौन सा है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है समाज को आगे बढ़ने के लिए समाज के सभी वर्गों को समान रोजगार के अवसर मिले,
अमीर ज़्यादा अमीर नहीं बने, गरीब ज़्यादा गरीब नहीं हो, बीच की जो खाई है उसको कम किया जाए, और आपके जो जितने भी भौतिक संसाधन है या आर्थिक संसाधन है उन पर समाज के सभी वर्गों का जो है समान अधिकार हो, जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके। तीसरा, राजनीतिक न्याय, हम सब परिचित है ही है राजनीतिक न्याय से। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य क्या है? तो राजनीतिक न्याय का मतलब है राजनीति के क्षेत्र में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो, राजनीति के आधार पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो। और इसका मतलब यह हुआ कि जो वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है उसमें न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, किसी आधार पर जो मताधिकार का अधिकार दिया गया उसमें भेदभाव नहीं हो। और राजनीति के क्षेत्र में जो योग्यताएं निर्धारित कर रखी हैं उनके अनुसार सभी को जो है ये चुनाव लड़ने का भी क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए। ये जो न्याय है ये प्रीएम्बल में भी उल्लेखित है और ये न्याय आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 में भी उल्लेखित किए गए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 38 में एक धारा जोड़ी गई जिसे अपन कहते हैं 38(2). 38(2) में क्या लिखा गया? भारतीय संविधान के आर्टिकल 38(2) में प्रावधान किया गया कि असमानताएं जो समाज में विद्यमान हैं उस असमानताओं को दूर करने का क्या किया जाए? प्रयास किया जाए। समाज में जो असमानताएं कौन कौन से स्तर पर? आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, 38(2) में क्या है? आय, प्रतिष्ठा, अवसर, कौन कौन सी? ये अवसर की असमानता आपने पहले की ओर पढ़ी है। अवसर की असमानता का मतलब है भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 जब आप पढ़ा था तो इसमें लोक नियोजन में अवसर की बात की थी। जब आप भारतीय संविधान की प्रीएम्बल को पढ़ रहे थे तो आपने वहां पर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को फिर पढ़ा था। तो रिपीट हो रहे ना, रिपीट कहां हो रहे? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में या कहां पर अवसर जैसी समानताओं के बारे में बात की गई है। यहां पर 4 शब्द हैं, पहला आय, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा अवसर और चौथा कौन सा? सुविधाओं की असमानता को दूर किया जाए। आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं के संदर्भ में जो क्या दे रखी है, जो समाज में असमानताएं हैं, इन असमानताओं को क्या किया जाए? दूर किया जाए। ये मूल संविधान में नहीं था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये बात जोड़ी गई। आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा, इसमें समाज में जो असमानता विद्यमान है उसको क्या किया जाए? दूर किया जाए। बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये जो अवसर की असमानता है, अवसर, ये जो अवसर शब्द कहां कर पड़ा? एक तो आपने भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 पढ़ा था, उसमें था लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की क्या होनी चाहिए? समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब है सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। दूसरा, जब आप भारतीय संविधान की प्रीएम्बल को पढ़ रहे थे, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ रहे थे तो वहां पर समता या समानता के बारे में बात की थी। यानी वहां पर 3 प्रकार के न्याय के बारे में बातें जो यहां रिपीट हो रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की समता थी, प्रतिष्ठा और अवसर। कौन सी? एक तो थी प्रतिष्ठा और दूसरी कौन सी? अवसर। यहां समानता की बात की गई है या असमानता को दूर करने की बात की गई, बात ही तो एक ही है। या तो समानता को लागू किया जाए या असमानता को दूर करना, मतलब समानता को लागू करने की बात है। तो ये शब्द यहां पर वापस से क्या हो रहे हैं? रिपीट। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा वो सुन लीजिएगा जरा। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान है या राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। इसमें आपको 3 विकल्प मिलेंगे, 4 विकल्प दे देता हूं, देखिए जरा। पहला देंगे प्रस्तावना, बी देंगे मौलिक अधिकार, सी देंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
और डी आपको देंगे उपरोक्त में सभी, उपरोक्त सभी। अब विकल्प क्या होगा, अभी विकल्प नहीं, विकल्प होगा इनका प्रावधान किया गया है, विकल्प ए बी सी, दूसरा होगा ए और सी, तीसरा होगा ए और आपको ध्यान में रखना बी, और डी होगा आपके यहां पर उपरोक्त सभी की जगह कोई दूसरा भी दे सकते हैं, जैसे यहां पर दे दिया मौलिक कर्तव्य, क्या दे दिया, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अब देखिए जरा यहां पर होगा ए बी सी और डी। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहां पर किया गया है, हमें पता है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख तो प्रस्तावना में किया गया है और एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, यानी ए और सी इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर। और ए और सी का मतलब है विकल्प नंबर बी। एक तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कौन सा, कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख एक तो प्रियम्बल में किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 38 में। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा देखिए जरा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अवसर की समानता की बात या अवसर की समानता का प्रावधान, अवसर की समानता का प्रावधान। तो अवसर की समानता का प्रावधान कहां कहां पर किया गया है, एक तो हमें पता है कहां पर किया गया है, प्रस्तावना। अवसर की समानता का प्रावधान कहां किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, अवसर की समानता की बात जो है ये अनुच्छेद 16 में किया गया है, आर्टिकल 16 में ना, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और तीसरा यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है, नंबर 6 पे, कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 और आर्टिकल 38 का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी अवसर की समानता की बात की गई है। मतलब यहां पर क्या है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया कि अवसर की असमानता को क्या किया जाए, दूर किया जाए। असमानता को दूर करने की बात की गई और असमानता को दूर करने का मतलब समानता को क्या करना, स्थापित करना। तो यहां से इस प्रकार के अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, बाकी आर्टिकल 39 से लगाकर आर्टिकल 51 तक जो है अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार रिपीट कर रहा हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है। ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए 1935 के अधिनियम में इसे राज्य के निर्देशित उपकरण के नाम से जाना जाता था। दूसरी बात ध्यान में रखना, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के पोषक हैं, ये गांधीवादी दर्शन से प्रेरित हैं, ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बात करते हैं। साथ ही इसके संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा उल्लेखित की गई है। आर्टिकल 37 में 2 बातें ध्यान में रखनी, पहली कौन सी, इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है और राज्य जब भी नई नीतियों का निर्माण करेगा इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियों का निर्माण करेगा। आर्टिकल 38 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 38 में भी 2 बातें, एक तो मूल संविधान में थी और एक 44वें संविधान, ध्यान से सुनिएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। मूल में क्या था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और बाद में क्या जोड़ा गया, प्रतिष्ठा, अवसर, आय और सुविधा की असमानता। देखिए जरा, किसकी असमानता को दूर करने की बात कही गई, आय, प्रतिष्ठा, अवसर और जो है सुविधा की असमानता को दूर करने की बात जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।